हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज से हम लोग 150 प्रश्न का एक टेस्ट सीरीज देखने वाले हैं और यह टेस्ट सीरीज वीकली होगा, जो आपके किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए विशेषकर 71 बीपीएससी, यूपीएससी, दारोगा और बिहार सीजीएल और एनटीपीसी और ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स इस सभी के लिए उपयोगी होगी। तो दोस्तों, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और इसका पहला क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे। यदि आपको इसका आंसर पता है तो अपने साथ एक नोट पैड और पेन लेकर बैठ जाएं और अपने आंसर को उसमें लिखते चलेंगे और आप अंत में यह चेक कर सकते हैं कि आपको इनमें से कितने सारे आंसर सही हुए हैं। अन्यथा दोस्तों, आप इसका आंसर हमारे साथ देते चलेंगे। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन को देख सकते हैं। इसमें बातें कही जा रही है कि निम्नलिखित में से कौन से युग्म द्विविस्थापन अभिक्रिया यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से होगी। ठीक है, तो ऑप्शन है एसिटिक एसिड घोल और अमोनिया हाइड्रोक्साइड, या सोडियम कार्बोनेट घोल और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या सोडियम सल्फेट घोल और बेरियम क्लोराइड, या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर बातें हो रही है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया से। तो इसका आप देख सकते हैं कि अगर ऑप्शन सी की बात करें तो सोडियम सल्फेट घोल और बेरियम क्लोराइड जो है ये एक प्रकार से देखा जाए तो द्विविस्थापन अभिक्रिया होगी। ठीक है, इसमें तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों, देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब तांबा हवा में मौजूद नम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है और धीरे धीरे अपनी चमकदार भूरी सतह खो देता है और एक हरा आवरण निर्मित हो जाता है। ठीक है, तो यह हरा पदार्थ किसका एक उदाहरण है। तो आप इसके आंसर बताएंगे। तो ऑप्शन है रेसिडिटी का, या संक्षारण का, या किण्वन का, या फिर चेल्सियम का। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बातें हो रही कि जब तांबा हवा में मौजूद नम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है और ये धीरे धीरे चमकदार भूरी सतह खो देता है और एक इसमें हरा आवरण निर्मित हो जाता है। तो यह हरा जो पदार्थ होता है ये किसका उदाहरण है। देख सकते हैं कि संक्षारण का। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों, देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संक्रिय प्रतिरोधक क्षमता को अभी परिभाषित करता है। ठीक है, देख सकते हैं कि यह एंटीबॉडी के पूर्व निर्मित इंजेक्शन द्वारा विकसित होता है, या यह प्लेसेंटा या दूध के माध्यम से माँ से बच्चे में जाता है, या फिर इसका विकास तब होता है जब किसी व्यक्ति के प्रतिरक्षा प्रणाली संक्रमण या टीकाकरण के बाद एंटीबॉडी का उत्पादन करती है, या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो आप इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ बातें हो रही ठीक है कि एक प्रतिरोधक क्षमता को परिभाषित करता है। तो आप देख सकते हैं सी ऑप्शन के, इसका अगर विकास तब होता है जब किसी व्यक्ति की प्रतिरक्षा प्रणाली संक्रमण या टीकाकरण के बाद एंटीबॉडी का उत्पादन करती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों, पर 4 नंबर क्वेश्चन के देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रियाएं प्राकृतिक में ऊष्माक्षेपी है। ठीक है, तो देख सकते हैं ठोस का पिघलना, प्रकाश संश्लेषण, या जल का विद्युत अपघटन, या नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का आप चयन करें। ठीक है, तो पहला ऑप्शन में 1 और 2 है, और बी में 2 और 3 है, और सी में 1 और 3 है, और डी में 1 और 4 है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बातें हो रही ऊष्माक्षेपी की। तो आप ये देख सकते हैं कि ठोस का पिघलना, प्रकाश संश्लेषण और जल का विद्युत जो कि अपघटन, इस सभी के सभी क्या है, एक प्रकार से देखा जाए तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, तो इस सभी को आप यहाँ पर ऊष्मा शोषी जो कि प्रक्रिया है, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। दोस्तों, बार 4 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रियाएं प्राकृतिक में ऊष्मा शोषी है। ठीक है, यानी ऊष्मा को ग्रहण करती है। देख सकते हैं कि ठोस का पिघलना, प्रकाश संश्लेषण, या जल का विद्युत अपघटन। ठीक है, तो नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए सही उत्तर का आपको चयन करना। ठीक है, तो देख सकते हैं कि ए में बताया गया कि 1 और 2 सही है, या बी में केवल 2 और 3 सही है, या सी में 1 और 3 सही है, और 4 में 1, 2 और 3 सही है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ बातें हो रही ठीक है कि प्राकृतिक में ऊष्मा शोषी की बात करें हम, तो देख सकते हैं कि ठोस का पिघलना, प्रकाश संश्लेषण और जल का विद्युत अपघटन, ये तीनों की तीनों क्या है, हमारा प्राकृतिक ऊष्मा शोषी है। ठीक है, इस प्रकार से आप तीनों को यहाँ ध्यान में रखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों, देख सकते हैं 5 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से पौधों के किस समूह को जनन के लिए
पानी की आवश्यकता के कारण से आमतौर पर पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। ठीक है, देख सकते हैं। तो ऑप्शन है कि टेरियोफाइट का, ब्रायोफाइटा का, या जिम्नोस्पर्म का, या एंजियोस्पर्म का। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात है कि पौधों के किस समूह को जनन के लिए पानी की आवश्यकता के कारण से आमतौर पर पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ब्रायोफाइटा किसे कहते हैं, तो ब्रायोफाइटा को जो कि पादप जगत के उभयचर कहा जाता है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग व्यापक रूप से ईंधन के रूप में किया जाता है और यह बायोगैस और संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी का एक प्रमुख घटक है। ठीक है, तो ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड का, मीथेन का, इथेन का, या फिर नाइट्रोजन का। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ अगर देखा जाए तो बातें हो रही, ठीक है, कि जो कि व्यापक रूप से ईंधन के रूप में किया जाता है किसका, तो आप देख सकते हैं कि मीथेन का। ठीक है, तो इस प्रकार के देख सकते हैं कि मीथेन की अगर बात करें हम तो CH4 जो कि बायोगैस है, और इसमें आप देख सकते हैं कि बायोगैस की मात्रा जो कि 50 से 70% होती है, जो कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी CNG लगभग 90% का मुख्य घटक होता है, जो कि हीटिंग यानी कि खाना पकाने और वाहनों को चलाने के लिए लोकप्रिय ईंधन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है तंत्रिका तंत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, तंत्रिका तंत्र के संबंध में बातें हो रही, कौन सा कथन गलत है, तो आप इसके आंसर देखने के प्रयास करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन है कि सेरेब्रम मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है जो और सोच के लिए उत्तरदायित्व होता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं बी ऑप्शन है कि रीढ़ की हड्डी मस्तिष्क और शरीर के बीच संदेश भेजने में मदद करती है, और सी ऑप्शन है कि डेंड्राइट जो तंत्रिका आवेगों को न्यूरॉन के सेल जो कि बॉडी से दूर ले जाते हैं, या प्रतिवर्ती प्रक्रियाएं मस्तिष्क को शामिल किए बिना रीढ़ की हड्डी के द्वारा नियंत्रित होती है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे कि कौन सा गलत है। दोस्तों अगर बात करें हम, ठीक है, देख सकते हैं कि अगर ऑप्शन सी की बात करें हम तो डेंड्राइट तंत्रिका जो आवेगों को न्यूरॉन के सेल से बॉडी से दूर ले जाती है, ये बिल्कुल यहाँ पर जो बातें गलत लिखी गई है। आप देख सकते हैं कि डेंड्राइट अगर देखा जाए तो न्यूरॉन के शाखाओं जैसे कि विस्तार होते हैं जो अन्य न्यूरॉन्स से तंत्रिका आवेगों को प्राप्त करते हैं और उन्हें सेल बॉडी की ओर संचालित करती है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और इस प्रकार से देख सकते हैं कि ऑप्शन अगर ए की बात करें हम तो सेरेब्रम मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है और सोच के लिए उत्तरदायी, तो बिल्कुल बातें सही कही गई है। ठीक है, उसी प्रकार से ऑप्शन बी की बात करें तो रीढ़ की हड्डी जो कि मस्तिष्क और शरीर के बीच के संदेश भेजने में मदद करती है, ये भी बात आपको सही कही गई है। और अगर डी की बात करें हम तो प्रतिवर्ती क्रियाएं जो मस्तिष्क शामिल किए बिना रीढ़ की हड्डी के द्वारा इससे नियंत्रित हो जाती थी, ये भी बातें सही है। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी आपका यहाँ पर गलत है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूध्वस्म जो कि परिस्थिति में किसी प्रक्रिया का होने के लिए सही स्थिति क्या है। ठीक है, यानी कि रूध्वस्म जो कि परिस्थितियों में किसी प्रक्रिया के होने के लिए क्या सही है, तो आप देख सकते हैं कि किया गया कार्य बराबर शून्य, या दाब में परिवर्तन बराबर शून्य, या विनियमित ऊष्मा बराबर शून्य, या फिर तापमान में परिवर्तन बराबर शून्य। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ अगर बातें करें हम तो पूछा जा रहा है कि रूध्वस्म परिस्थिति में किसी प्रक्रिया के होने के लिए सही है कि आप देख सकते हैं कि विनियमित ऊष्मा का शून्य होना। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं, ठीक है, कि इसका कहने का मतलब यही है कि रूध्वस्म प्रक्रिया वह होती है जिसमें प्रणाली और उसके परिवेश के बीच कोई ऊष्मा आदान प्रदान नहीं होता। ठीक है, इसका अर्थ यह नहीं कि तापमान स्थिर रहना, बल्कि इसका मतलब है कि ऊष्मा ना तो प्रणाली में प्रवेश करती है और ना ही उसे बाहर निकलती है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों पर 9 नंबर क्वेश्चन के देख सकते हैं कि अलैंगिक प्रजनन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, यानी कि अलैंगिक प्रजनन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला ऑप्शन है कि संतान आनुवंशिक रूप से माता पिता के समान होती है, और बी ऑप्शन है कि इसमें युग्मकों के संकलन के लिए 2 माता पिता की आवश्यकता होती है, और सी ऑप्शन इसमें द्विविखंडन, मुकुलन और बीजाणु निर्माण जैसी की प्रतिक्रियाएं शामिल होती है, और डी ऑप्शन है कि इसके परिणाम स्वरूप आनुवंशिक रूप से विविध संतानों को जन्म होती है। तो इस प्रकार से आपको बताना है कि कौन सा सही है। ठीक है, तो देख सकते हैं कि ऑप्शन 1 में 1 और 2 सही है, या बी में 2, 3, 4 सही है, या सी में 1, 3 सही है, या फिर डी में 1, 3, 4 सही है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे।
तो देखिए दोस्तों, यहाँ अगर बातें की जा रही, ठीक है, कि आप देख सकते हैं कि अलैंगिक प्रजनन के संबंध में अगर बातें कही जा रही कौन सा सही है, तो आप देख सकते हैं कि पहला ऑप्शन जो है, जो कि आप देख सकते हैं कि संतान जो कि आनुवंशिक रूप से माता पिता के समान होती है, इस बात को बिल्कुल सही बातें कही गई है। उसी प्रकार से ऑप्शन अगर सी की बात करते हैं, इसमें द्विविखंडन, मुकुंदन, बीजाणु निर्माण जैसी की प्रतिक्रियाएं शामिल होती है। इस प्रकार से ऑप्शन आपके 1 और 3 सही है, तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं 10 नंबर क्वेश्चन है कि हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन है ऑक्सीजन का अवशोषण और नाइट्रोजन का उत्सर्जन होता है, या CO बातें और, ठीक है, कि CO का अवशोषण और ऑक्सीजन का उत्सर्जन होता है, या फिर ऑक्सीजन का अवशोषण और CO2 का उत्सर्जन होता है, या नाइट्रोजन का अवशोषण और ऑक्सीजन का उत्सर्जन होता है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान आप देख सकते हैं कि CO2 का अवशोषण होता है और ऑक्सीजन का उत्सर्जन होता है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि रात के समय में प्रकाश न होने पर पौधे प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते हैं और केवल श्वसन प्रक्रिया करते हैं, और इस दौरान वे जानवरों की तरह जो है आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पर छोड़ते हैं। ये रात्रि की बातें हो रही, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ध्यान में रखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि विघलन की प्रक्रिया के दौरान किसी पदार्थ का तापमान, ठीक है, लगातार बढ़ता है, लगातार घटता है, एक समान रहता है, या पहले बढ़ता है या फिर घटता है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बातें हो रही, ठीक है, कि देख सकते हैं कि विघलन की प्रक्रिया के दौरान किसी पदार्थ के तापमान में आप देख सकते हैं कि एक समान यहाँ पर रहता है, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन को देख सकते हैं, ठीक है, कि सूची 1 और सूची 2 दिए गए हैं, ठीक है। एक तरफ से पादप हार्मोन है और एक तरफ से उनके हार्मोन के कार्य है, ठीक है। तो आप इसको मैच करने के प्रयास करेंगे। आप एक रफली किसी पेज में आप इसे मैच करेंगे, ठीक है। तो देख सकते हैं कि एक तरफ से ऑक्सिन दिया गया है और जिब्रेलिन है और साइटोकाइनिन है और एब्सिसिक एसिड है। एक प्रकार से पादप हार्मोन है और इसके विपरीत में इसके कार्य दिया गया है, ठीक है। तो आप इसका मैच करने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों ऑक्सिन की बात करें हम, तो देख सकते हैं कि ऑक्सिन के जो कार्य है ये क्या करता है, तो अंकुरों में कोशिका विभाजन और लंबाई को क्या करता है, यह बढ़ाने का काम करता है, ठीक है। इसको याद रखिए। उसी प्रकार से जिब्रेलिन की बात करें हम, तो आप देख सकते हैं यह क्या करता है, तो अगर जिब्रेलिन की बात करें हम, तो इसमें क्या होता है कि एंजाइमों के लिए और इसमें सक्रिय और बीजों के प्रस्तुत जो कि अवस्था को तोड़कर अंकुरण की गति को प्रदान करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्या करते हैं, बीजों की जो प्रस्तुत अवस्था को क्या करता है, तोड़ता है और इसको क्या करता है, इसको तेज़ी से जो है इसको जो है आगे गति को प्रदान करता है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। उसी प्रकार ऑप्शन अगर सी की बात करें दोस्तों, साइटोकाइनिन की बात करें हम, तो इसका जो मुख्य कार्य होता है कोशिका को विभाजन को तृप्त करना। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ दिखा गया कोशिका के जो विभाजन को बढ़ाना और इसको जीवनता को विलंबित करता है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। उसी प्रकार से अगर एब्सिसिक एसिड की बात करें हम, तो देख सकते हैं इसका बस एक ही काम है कि बीज की जो निष्क्रियता को बढ़ावा देता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको ध्यान में रखेंगे और देख सकते हैं कि इसके और भी कार्य हैं कि वृद्धि को रोकता है और पौधों के तनाव जैसे कि सूखा से बचाने में मदद करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि तापमान वृद्धि के साथ कण वाष्प और अवस्था में प्रवेश करने के लिए प्राप्त करते हैं, ठीक है। देख सकते हैं कि द्रव्यमान को, घनत्व को, स्थितिक ऊर्जा को या फिर गतिक ऊर्जा को। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बातें हो रही हैं कि तापमान वृद्धि के साथ कण वाष्प अवस्था में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त यानी कि प्राप्त करते हैं किस चीज़ को, तो आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे गतिक ऊर्जा किसकी, तो गतिक ऊर्जा को प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते दोस्तों कहा जाता है कि गैसों के कण सभी दिशाओं में तेजी से चलते हैं और अक्सर एक दूसरे से और कंटेनर की दीवारों से टकराते हैं। जब तापमान बढ़ता है तो कण अधिक गतिक ऊर्जा प्राप्त करते हैं जिससे उनकी गति बढ़ जाती है और गैस कणों की औसत गति तापमान और द्रव्यमान दोनों में प्रभावित होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देख सकते 14 नंबर क्वेश्चन है कि कवक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। यानी कि कवक के संबंध में बातें कही जा रही कौन सा सही है, तो आप देख सकते हैं कि कवक
सौपोषी होते हैं और कवक की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से बनी होती है। यह कवक केवल अलैंगिक बीजाणुओं के माध्यम से प्रजनन करते हैं। यह कवक विषमपोषी जीव हैं जो कि क्षयकारी कार्बनिक पदार्थों से पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बातें हो रही कवक के बारे में, कौन सा कथन सही, तो देख सकते हैं कि यहाँ आप देख सकते हैं कवक विषमपोषी जीव है जो कि क्षयकारी कार्बनिक पदार्थ से पोषक तत्वों को क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन का देख सकते हैं कि एक तरफ से अभी कथन दिया गया है कि कथन एक की बात करें हम तो अनुवांशिक रूप से संशोधित जो कि जीएम फसलें कीटों का प्रतिरोधक करती है, जिसमें रासायनिक कीटनाशकों की आवश्यकता कम हो जाती है। और कारण में दिखाया गया है कि अनुवांशिक रूप से संशोधित जो जीएम फसलें होती हैं वांछित विशेषताओं को उत्पन्न करने के लिए विशिष्ट जीनों को कृत्रिम रूप से डाला जाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि सही उत्तर को चयन करना है। ठीक है, यहाँ बातें हो रही है कि अगर ए में बात करें हम तो एक और आर दोनों सही है, यानी कि कथन और कारण दोनों सही है, बातें हो रही है, या फिर आर ए का स्पष्टीकरण करता है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे सही कौन सा है। ठीक है, तो देखिए, तो दोस्तों यहाँ पर अगर बातें करें, ठीक है, तो देख सकते हैं कि अगर ऑप्शन ए की बात करें हम तो यहाँ पर बातें हो रही है कि एक और ए और आर दोनों सही है, यानी कि जो हमारा कथन दिए गए हैं और अभी कथन और कारण दोनों सही है और सही एक दूसरे का जो कि स्पष्टीकरण करता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। दोस्तों यहाँ पर बात है अनुवांशिक रूप से संशोधित जीएम फसलें का जो विशेष जीनों को कृत्रिम रूप से जोड़कर इसे तैयार की जाती है जो कि कीट प्रतिरोधक जैसे वांछित गुणों को प्रकट करती है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और इसमें क्या होता है दोस्तों कि इसके परिणाम स्वरूप अगर बात करें तो फसलें जो कीटों से हमले से कम प्रभावित होती है और रासायनिक कीटनाशकों की आवश्यकता घट जाती है। ठीक है, देख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है याद रखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों हम 16 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि निक्षेपण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, ऑप्शन है कि गैसीय अवस्था जो सीधे ठोस अवस्था में रूपांतरित होता है, या यह वायुमंडल में आर्द्रता की प्रतिक्रिया के समान है, या इसमें किसी पदार्थ को उच्च तापमान पर गर्म करना शामिल है, यह वाष्पीकरण के समान है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बात करें निक्षेपण के संबंध में, ठीक है, कौन सा कथन सही है देख सकते हैं। तो अगर पहला अगर बात करें हम तो गैसीय अवस्था का सीधे ठोस अवस्था में रूपांतरित होना, इसी को निक्षेपण के संबंध में सही कथन बताया जा रहा है। दोस्तों देख सकते हैं कि बर्फ तब बनती है जब उसमें जल वाष्प बिना द्रव अवस्था में सीधे ठोस अवस्था यानी कि बर्फ में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। और गैस से ठोस में यह सीधा रूपांतरण निक्षेपण कहलाता है। और हर गैसीय पदार्थ को ठोस बनने से पहले यह जो है देख सकते हैं कि द्रव अवस्था जरूरी नहीं होता। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा जो कि जैविक प्रणालियों में प्रोग्राम्ड कोशिका मृत्यु के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को संदर्भित करता है। ठीक है, देख सकते हैं। तो ऑप्शन है कि नेक्रोसिस है, एंचिंग है और डिजनेशन है। ठीक है, और एपोस्पोटिसिस है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर बातें क्या हो रही है कि जैविक प्रणालियों में प्रोग्राम्ड कोशिका मृत्यु के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को संदर्भित कौन करता है। तो आप देख सकते हैं कि एपोस्पोटिसिस। ठीक है, क्या होता है, तो देख सकते हैं कि एपोस्पोटिसिस जो प्रोग्राम्ड कोशिका मृत्यु की प्रक्रिया है जो कि सेल्यूल और आणविक स्तर पर एक अत्यधिक विनियमित और नियंत्रित तंत्र है। ठीक है, जो कि सूजन की क्षतिग्रस्त आवश्यकता या पुरानी कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ पर बातें हो रही नेक्रोसिस की, तो नेक्रोसिस की बात करें हम तो यह क्या होता है, बाहरी कारकों जैसे कि चोट हो, संक्रमण या रक्त आपूर्ति की कमी के कारण होने वाली एक अनियंत्रित कोशिका मृत्यु है जिसमें कि सूजन और उत्तकी क्षति होती है। दोस्तों अगर यहाँ पर हम बात करें हम, ठीक है, एंजिंग की, तो एंजिंग एक प्रकार से अगर देखा जाए तो एंजिंग का मतलब होता है बुढ़ापा और एक जटिल और धीरे धीरे होने वाली जैविक गिरावट की प्रक्रिया है और ना कि कोशिकीय मृत्यु की कोई विशेष रूप से निर्धारित करती है। ठीक है, इस प्रकार से देखते हैं। दोस्तों अगर बात करें यहाँ पर डिजनरेशन की, ठीक है, तो आप देख सकते हैं इससे तात्पर्य होता है कि ऊतकों या अंगों की क्रमिक गिरावट से है जो कि प्राय बीमारी या उम्र बढ़ने के कारण होती है, लेकिन यह प्रोग्रामांड जो कि कोशिका मृत्यु की कोई विशिष्ट प्रक्रिया नहीं है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
दोस्तों आप देख सकते हैं कि सोडा वाटर जैसे कि वातित पेय में कौन सी गैस विलय के रूप में मौजूद होती है? तो ऑक्सीजन होती है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड होती है, हाइड्रोजन होती है, या फिर नाइट्रोजन होती है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सोडा वाटर जैसे अगर वातित पेय की अगर बात करें, पदार्थों की बात करें हम, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होती है विलय के रूप में। ठीक है, तो आप इस पर ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी हरे कथन है कि सभी हरे पौधे स्वपोषी होते हैं क्योंकि वे क्लोरोफिल का उपयोग करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और ऑप्शन कथन बातें कह जाए, घट पर्णी पौधे जो कीट भक्षी होते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं तथापि पोषक तत्वों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कीटों पर निर्भर करते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर सही उत्तर बताना चयन करके। ठीक है, तो आप यहाँ पर बता सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ अगर बातें करी जाए, ठीक है, तो कथन और देख सकते कथन 1 और कथन 2 की बातें कही जा रही है, तो यहाँ पर दोनों बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर आप देख सकते हैं इसको कि सभी हरे पौधे की बातें हो रही है जो कि स्वपोषी होते हैं क्योंकि वो क्लोरोफिल का उपयोग करके अपना भोजन बनाते हैं, बिल्कुल सही बातें कही गई है। और उसी प्रकार से देख सकते हैं कथन 2 की बात करते घट पर्णी पौधे जो कि कीटभक्षी होते हैं और प्रकाश संश्लेषण करते हैं और तथापि पोषक तत्वों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कीटों पर निर्भर करते हैं। तो यहाँ पर दोनों बातें सही कहेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है 19 का एक जो है सही आंसर याद रखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों और 20 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि मानव शरीर में नेफ्रॉन एक कुशल निस्पंदन इकाई क्यों माना जाता है? ठीक है, तो नेफ्रॉन की बातें हो रही है, तो ऑप्शन दे सकते हैं कि यह मूत्र को तब तक संग्रहित करता है जब तक कि वह बाहर न निकल जाए। ठीक है, बी ऑप्शन है यह आंतों से ठोस अवशिष्ट को बाहर निकालता है। और सी की बात करते यह रक्त को फिल्टर करता है और उपयोगी पदार्थों को पुनः अवशोषित करता है। उसी प्रकार से डी की बात करते यह जो फेफड़ों को गैसों का आदान प्रदान करने में मदद करता है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बातें हो रही है, ठीक है, नेफ्रॉन के बारे में। ठीक है, तो ऑप्शन अगर सी की बात करें हम, तो यह रक्त को फिल्टर करता है और उपयोगी पदार्थों को पुनः अवशोषित करता है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी दवा गिरोह की मृत्यु का कारण बताई गई? ठीक है, तो एस्प्रिन है, क्लोरोक्विन है, या पेनिसिलिन है, या फिर डाइक्लोरोफिनिक है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ अगर बातें हो रही है, ठीक है, जो गिरोह की मृत्यु के कारण के लिए डाइक्लोरोफिनिक जो कि एक दवा है जो कि मृत्यु के कारण बताया जा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों अगर डाइक्लोरोफिनोक की बात करें हम, तो उपचारित जानवरों के शवों को खाने वाले गिरोह की किडनी गंभीर रूप से खराब हो गई है और जिससे गिरोह की आबादी में जो देख सकते हैं कि नाटकीय रूप में कमी आई है, और खासकर दक्षिण एशिया में। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों अब देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पशु व्यवहार का प्रकार उसके संगत उदाहरण के साथ सुमिलित है? ठीक है, तो देख सकते हैं बातें हो रही है कि एक नवजात बछड़ा दूध पीना शुरू करता है। ठीक है, डैश में लिखा बताया जा रहा है कि सहज प्रवृत्ति की होती है, या दो में बताया जा रहा है कि एक पंछी सर्दियों के दौरान गर्म क्षेत्र की ओर उड़ता है। तो क्या है, प्रवास है, या फिर सी बताया गया कि प्रशिक्षण के बाद एक कुत्ता आवेश पर बैठता है। ठीक है, तो प्रतिवर्त है, या फिर एक चिंपौजी दीमक निकलने के लिए छड़ी का उपयोग करता है। तो क्या है, सीखा हुआ व्यवहार। तो आप इसका बताने के प्रयास करेंगे कौन सा संगत सुमेलित है। ठीक है, तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ बातें हो रही, ठीक है, सुमेलित की। तो आप देख सकते हैं कि एक पंछी जो सर्दियों के दौरान गर्म क्षेत्र की ओर उड़ता है, यानी कि प्रवास इसको कहा जाता है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा कुछ डिस्कशन के माध्यम से देख सकते हैं। अगर ऑप्शन अगर एक की बात करें हम, ठीक है, तो इससे बातें हो रही, ठीक है, नवजात बछड़ा दूध पीना शुरू करता है, या दूध पीना एक स्वाभाविक व्यवहार है जो कि स्वाभाविक रूप से बिना किसी सीखने या पूर्व अनुभव के होता है। ठीक है, यह जन्म से ही मौजूद होता है और बछड़े को तुरंत भोजन करने में सक्षम बनाता है। ठीक है, जिससे उसकी जीवित रहने के लिए संभावना को सूचित करती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों उसी प्रकार से अगर देखा जाए तो सी की बात करें हम, तो प्रशिक्षण के बाद देख सकते हैं कि आदेश पर बैठने वाला कुत्ता, जो कि आदेश पर बैठना एक सीखा हुआ व्यवहार है जिससे कि प्रशिक्षण और दोहराव के माध्यम से बिना से हासिल किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं।
दोस्तों अगर हम डी की बात करें हम, तो एक चिंपैंजी के बारे में कहा जा रहा है कि दीमक निकलने के लिए छड़ी का उपयोग करता है, यानी चिंपैंजी के द्वारा औजारों का उपयोग अवलोकन और अभ्यास के माध्यम से सीखने का परिणाम है, और यह जन्मजात नहीं है बल्कि अनुभव के माध्यम से समय के साथ विकसित होता है। ठीक है, तो ये तमाम बातें को आप ध्यान में रखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों 23 नंबर क्वेश्चन को देख सकते हैं कि एक प्रकार से अभिकथन दे रहा है कि कोलाइड को परिचित प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम को भौतिक अवस्था के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। यह कारण बताया जा रहा है कोलाइडी बिलिया में परिक्षिप्त प्रवस्था विलय जैसे कि घटक होता है, या फिर परिक्षेपण माध्यम वह घटक होता है जिसमें कि यह निलंबित रहता है। ठीक है, तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बातें हो रही, ठीक है, कि इसमें बताना जा रहा है कि कौन सा सही है, तो आप इसको बताने के प्रयास करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, ऑप्शन अगर एक की बात करें हम, तो एक और आर यानी कहने के अभिकथन और कारक दोनों सही है, और यहाँ पर स्पष्टीकरण दोनों सही है। यानी कहने का मतलब ये बताया जा रहा है कि कोलाइड को प्रक्षेपित अगर प्रवस्था की बात करें हम, और प्रक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्थाओं जैसे कि गैस में द्रव जैसे कि कोहरा, और द्रव में ठोस जैसे कि स्याही के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, यानी इसी प्रकार से अगर हमारा अभिकथन की बात करें बिल्कुल सही है। कारण की बात करें हम, तो देख सकते हैं कि अगर परिक्षिप्त प्रवस्था में सूक्ष्म कण होते हैं तथा परिक्षेपण माध्यम यह सतत पदार्थ है जिसमें कोई निलंबित रहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि आपका एक और आर दोनों यहाँ पर सही है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों पर 24 नंबर क्वेश्चन को देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। ठीक है, तो बातें हो रही है पिट्यूटरी ग्रंथि है, लार ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि है और एड्रिनल ग्रंथि है। तो आप इसके आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ अगर बातें की जाए, ठीक है, तो लार ग्रंथि हमारा एक जो अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, बाकी आपके जो पिट्यूटरी है, थायराइड है और एलिडिन है, ये सारे के सारे क्या है, एक हमारा अंतःस्रावी ग्रंथि है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों पर देख सकते हैं 25 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रोमीन एकमात्र ऐसी अधातु है जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में होती है, और उसके बाद गैलियम और सीजियम एक ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान यानी कि 303 के से थोड़ा सा ऊपर के तापमान पर तरल हो जाता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही है। ठीक है, तो आप जल्दी से इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं बातें हो रही है, ठीक है, कि ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो कमरे के तापमान पर जो है तरल अवस्था में रहता है। बातें बिल्कुल सही यहाँ पर बताई जा रही है। और गैलियम और सीजियम ऐसी धातु जो कमरे के तापमान यानी कि 303 के थोड़ा ऊपर तापमान के एक तरल हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि आपको एक और दोनों यहाँ पर सही है। ठीक है, तो इस प्रकार से ध्यान में रखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों 26 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन है कि पादप और जंतु कोशिकाओं के संबंध में कथन कौन सा सही है। बातें हो रही है, तो देख सकते हैं कि पहला ऑप्शन है कि पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है जबकि जंतु कोशिकाओं में नहीं। ठीक है, उसी प्रकार से देख सकते हैं कि पादप कोशिकाओं में जंतु कोशिकाओं की तरह प्लाज्मा की झिल्ली होती है। और 3 बात करते हैं परिपक्व पादप कोशिका में एक बड़ी रिक्तियाँ होती है जबकि पशु कोशिका में कई छोटी छोटी रिक्तियाँ होती हैं। देख सकते हैं कि जंतु कोशिकाओं में सेंट्रोसोम और लाइसोसोम होते हैं जबकि पादप कोशिकाओं में नहीं होते हैं। तो आपको यहाँ पर जो है सही बताना है कौन सा सही है, तो आप इसके आंसर दे सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर अगर बातें करें, ठीक है, तो आप देख सकते हैं, ठीक है, बातें हो रही, ठीक है, पादप और जंतु कोशिकाओं के संबंध में पूछा जा रहा है। तो आप पहला ऑप्शन की बात करें हम, तो पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति जो सेलुलोज की बनी होती है जबकि जंतु कोशिका में नहीं होती है। बातें बिल्कुल सही है। पादप कोशिकाओं में जंतु कोशिका की तरफ प्लाज्मा झिल्ली होती है, बिल्कुल सही है। उसी प्रकार से परिपक्व पादप कोशिका में एक बड़ी रिक्तिका होती है जबकि पशु कोशिका में छोटी रिक्तिकाएँ होती है, बिल्कुल सही है। उसी प्रकार से जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम और लाइसोसोम होते हैं जबकि पादप कोशिका में नहीं होती है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप देख सकते हैं ऑप्शन डी जो यहाँ पर सही है। इनमें सभी कथन जो है सही दिए गए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर याद रखेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों 27 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि जल यौगिक में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान अनुपात हमेशा क्या होता है। ठीक है, तो ऑप्शन एक में है कि 1:8 का, या फिर बी में 5:1 का, या फिर सी में 2:8 का, या फिर डी में 3:1 का। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ अगर बातें करें हम, तो जल जैसे यौगिक में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अगर द्रव्यमान का अनुपात अगर हमेशा देख सकते हैं कि कितना होता है, तो 1:8 का होता है। ठीक है, तो आप ये ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों 28 नंबर क्वेश्चन का देख सकते हैं, गर्भ अवस्था के दौरान प्लेसेंटा का क्या कार्य है। ठीक है, तो यह मृत रक्त शर्करा को विनियमित करने के लिए इंसुलिन का संश्लेषण करता है। यह मातृत्व
परिसंचरण तंत्र के लिए लाल रक्त कोशिकाओं का उत्पादन करता है, यह भ्रूण को ऑक्सीजन और पोषक तत्व प्रदान करता है, यह मातृत्व अवस्था पाचन में सहायता के लिए पित्त को स्रावित करता है। ठीक है, तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बातें गर्भ अवस्था के दौरान प्लेसेंटा के कार्य की पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यह भ्रूण को ऑक्सीजन और पोषक तत्व प्रदान करता है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों 29 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, किसी पदार्थ का जो आणविक द्रव्यमान की परिभाषित होता है। ठीक है, देख सकते हैं क्या बोला जा रहा है। ठीक है, तो देख सकते हैं ठीक है कि अणु में सभी परमाणु के इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉन का योग के, या अणु में परमाणु संख्या के योग, या फिर अणु में जो कि सभी परमाणु द्रव्यमानों का योग, या अणु में सबसे भारी और सबसे हल्के परमाणु के द्रव्यमान के बीच का अंतर। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बातें और किसी पदार्थ के जो आणविक द्रव्यमान को परिभाषित होता है, आप देख सकते हैं कि अणुओं में सभी परमाणु द्रव्यमानों को योग के बराबर होता है। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों पर 30 नंबर क्वेश्चन को देख सकते हैं। ठीक है, कि एक तरफ सूची 1 है और सूची 2 है। ठीक है, एक तरफ से तत्वों के जो समस्थानिक की बातें कही जा रही हैं और दूसरी तरफ से इसकी उपयोग की बातें कही जा रही है। ठीक है, इसका कहाँ उपयोग होता है। ठीक है, तो एक तरफ देख सकते हैं कि यूरेनियम जो की बातें हो रही है। ठीक है, उसके बाद कोबाल्ट है, उसके बाद टेक्टेनियम है और फास्फोरस है। उसी प्रकार से अगर उपयोग की ओर देखा जाए तो एक प्रकार से देखा जाए कैंसर का उपचार है, और उसका रक्त का जो विकारों का उपचार है, और चिकित्सा निदान इमेजिंग, और उसके बाद परमाणु रिएक्टरों में ईंधन का उपयोग। तो इस प्रकार से आप बताने का प्रयास करेंगे। एक आप इसको रफली इसको आप जो है इसको आंसर लिखने का प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर यूरेनियम की बात करें हम, तो आप देख सकते हैं परमाणु जो कि रिएक्टरों में इसका उपयोग किया जाता है, आपको पता भी होगा। ठीक है, उसी प्रकार से कोबाल्ट अगर 60 की बात करें हम, तो देख सकते हैं कि यहाँ पर कैंसर के उपचार के लिए हो, और देख सकते हैं कैंसर का उपचार हो, ट्यूमर को खत्म करने के लिए, यानी कि रेडियोथेरेपी में इसका उपयोग किया जाता है। उसी प्रकार दोस्तों अगर टेक्टोनियम की बात करें हम, तो देख सकते हैं कि डाइग्रेस्टिंग की बात करें हम, तो देख सकते हैं कि इमेजिंग करने के लिए, यानी कि यहाँ पर जो उपयोग इसका होता है कि पूरी तरीका से चिकित्सा को इमेजिंग करने की, यहाँ पर चिकित्सा निदान इमेजिंग इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से देख सकते हैं। उसी प्रकार से फास्फोरस की बात करें हम, तो आप रक्त के जो विकारों को उपचार करने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों 31 क्वेश्चन को देख सकते हैं कि 20 वर्षीय व्यक्ति के फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज का सामान्य स्तर कितना होना चाहिए। ठीक है, यानी कहने की बातें हो रही है कि 20 वर्षीय व्यक्ति के फास्टिंग के समय में ब्लड ग्लूकोज का सामान्य स्तर कितना होना चाहिए। तो देख सकते हैं कि ऑप्शन है कि 200 से 250 mg पर डेक्रोल होना चाहिए, या फिर 130 से 200 mg होना चाहिए पर डेक्रोल, या फिर 70 से लेकर 130 mg पर डेल होना चाहिए, और उसके बाद 50 से 70 mg पर डेल होना चाहिए। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात है 20 वर्षीय व्यक्ति के फास्टिंग ब्लड जो ग्लूकोज का समान स्तर की जो बातें हो रही हैं, यहाँ पर कितना 70 से 120 mg पर डेल होना चाहिए। ठीक है, तो देख सकते हैं कि बातें को उपवास के दौरान रक्त शर्करा का जो स्तर वायु संबंधों के अनुसार देखा जाए तो भिन्न होता है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर बातें हो जाए। ठीक है, और किशोर की बात करें हम, जो कि 13 से लेकर 19 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, भोजन से पहले उनको 90 से लेकर 130 mg DL की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार से 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चे भोजन से पहले 90 से लेकर 180 mg की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन का, मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ जो दांतों का एनामिल मुख्य रूप से किसका बना होता है। ठीक है, तो ऑप्शन है कैल्शियम हाइड्रोक्सी पेटाइट का, या पोटेशियम क्लोराइड का, या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट का, या फिर कैल्शियम कार्बोनेट का। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बातें हो रही। ठीक है, मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ जो कि दांतों का एनिमल जो मुख्य रूप से कैल्शियम हाइड्रोक्सी जो कि पेटाइट का बना होता है। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि दांतों में सड़न तब शुरू होता है जब मुंह का जब pH मान 5.5 से नीचे चला जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बातें हो रही। ठीक है, कि मेंडल का कौन सा नियम बताता है कि एक लक्षण के 2 लील युग्म निर्माण के दौरान अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ठीक है
कि स्वतंत्र अपवहन का नियम या पृथक्करण का नियम या प्रभावित का नियम या फिर अप्रभाविता का नियम। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, मेंडल का अगर नियम की बात करें तो पृथक्करण का नियम की बात यहाँ पर बताई जा रही, ठीक है। तो इसमें समझने के प्रयास करेंगे, ठीक है, कि मेंडल के पृथक्करण के नियम के अनुसार युग्मकों के निर्माण के दौरान एक जीन के 2 एलीन अलग हो जाते हैं और प्रत्येक युग्मक को केवल एक जो कि एलीन मिलता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, जब सोडियम क्लोराइड जो कि ब्राइन को जलीय घोल से बिजली प्रवाहित की जाती है तो यह विघटित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, ठीक है। तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है, जाना जाता है किस रूप में? तो देख सकते हैं कि ऑप्शन है कि क्लोर निष्कर्षण प्रक्रिया या फिर क्लोरीकरण प्रक्रिया या क्लोरोफॉर्म प्रक्रिया या फिर क्लोर क्षार प्रक्रिया। तो आप इसके आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जब सोडियम क्लोराइड ब्राइन को जलीय घोल से बिजली प्रवाहित की जाती है तो यह अपघटित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाती है और इस प्रक्रिया को आप देख सकते हैं क्लोर क्षार प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि 35 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सा उत्प्रेरक वनस्पतिक तेलों के हाइड्रोजनीकरण के उपयोग में किया जाता है, ठीक है। देख सकते हैं कि जिंक हो गया, निकल हो गया, लोहा हो गया और तांबा हो गया। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बातें हैं कि वनस्पति तेलों की हाइड्रोजनीकरण में उपयोग किया जाता है किसको? तो निकल का, ठीक है। तो यहाँ पर निकल के ध्यान में रखेंगे कि वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण में निकल यानी निकेल उत्प्रेरक रूप में कार्य करता है, ठीक है। और यह तेल असंतृप्त बंधों के साथ हाइड्रोजन गैस की अभिक्रिया को सुगम बनाता है और इससे वनस्पति घी जैसे कि अधिक ठोस रूप में परिवर्तित करता है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में आप रखेंगे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देख सकते हैं कि अभिकथन की बातें हो रही, ठीक है, कि डॉली जो कि वयस्क कोशिका से क्लोन किया गया एक पहला स्तनपायी था या फिर डॉली का निर्माण सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर द्वारा किया गया जो कि एक ऐसी तकनीकी है जिसमें एक वयस्क कोशिका नाभि को एक नाभिकरणिक अंडे में स्थानांतरित किया जाता है, ठीक है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर डॉली की बातें की जाए, ठीक है, डॉली एक वयस्क कोशिका में क्लोन किया गया एक पहला स्तनपायी था। बिल्कुल बातें सही की है, यानी अभिकथन जो है सही है। और उसी प्रकार से अगर देख सकते हैं कि डॉली का निर्माण जो कि सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर द्वारा किया गया जो कि एक ऐसी तकनीकी है जिसमें एक वयस्क कोशिका नाभि को एक नाभिकरित अंडे में स्थानांतरित किया जाता है। तो बिल्कुल दोनों सही कहा जाता है, अभिकथन और कारक दोनों सही है। इस प्रकार से ऑप्शन यहाँ पर एक सही आपको, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं डॉली की बात करें तो 96 में जन्मी डॉली भेड़ जो कि रोसलिन इंस्टीट्यूट में सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर के उपयोग करके बेशक सोमेटिक सेल में क्लोन किया गया पहला स्तनपायी था, ठीक है। इस प्रकार से आप जो है ध्यान में रखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों पर 37 नंबर क्वेश्चन को देख सकते हैं कि वार्षिक सोडा के अनुप्रयोग के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर गलत पूछे जा रहे हैं, ठीक, कौन सा कथन गलत है। तो देख सकते हैं कि पहला इसका उपयोग कांच, साबुन और कागज उद्योगों में किया जाता है, या इसका उपयोग सोडियम यौगिकों में निर्माण किया जाता है, या सी में बोला गया है कि इसका उपयोग जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने में किया जाता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर देखना है उपयोग करके सही उत्तर को चयन करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर बता सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर बातें करें हम तो अगर देख सकते हैं कि पूछा जा रहा है कि वार्षिक सोडा के अनुप्रयोग में कौन सा कथन यानी गलत बातें पूछी जाती है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि अगर इसका उपयोग ऑप्शन की बात करें हम तो इसका उपयोग जो है कांच, साबुन और कागज उद्योगों में किया जाता है। तो यहाँ बातें बिल्कुल सही कहा जा रहा है दोस्तों। उसी प्रकार से इसका उपयोग सोडियम यौगिकों के निर्माण में किया जाता है, ये भी सही है। और देख सकते हैं कि इसका उपयोग जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन इस प्रकार से यहाँ इनमें से कोई नहीं, यानी कि इनमें से कोई नहीं कहने का मतलब होता है कि इनमें से कोई गलत नहीं, यानी कि यहाँ पर सभी बातें सही बोली जा रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित क्षार धातुओं को उनके गलनांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया और यहाँ पर सीजियम हो गया। उसी प्रकार से अगर देखा जाए तो सीजियम हो गया, पोटेशियम हो गया और सोडियम और लिथियम हो गया। और सी ऑप्शन की बात कर सोडियम, पोटेशियम, सीजियम और लिथियम हो गया और पोटेशियम, सीजियम और लिथियम हो गया। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ अगर बातें कहा जाए, ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि गलनांक को बढ़ते क्रम यानी कि गलनांक को बढ़ते क्रम में इनको व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं अगर सीजियम की बात करें हम तो इसका कितना होता है 28.4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 28.4 डिग्री सेल्सियस इसका होता है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर देखा जाए, ठीक है,
तो हम अगर देखें तो पोटेशियम की बात करें हम तो 63.5 डिग्री सेल्सियस होता है, और सोडियम की बात करें तो 97.8 डिग्री सेल्सियस होता है, और लिथियम की बात करें तो 180.5 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो बढ़ते क्रम में पूछा जा रहा है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जो हमारा ऑप्शन होगा, ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं क्या है, तो सीजियम, क्योंकि लिथियम का लास्ट में कितना हमारा था 180.5 डिग्री सेल्सियस था, और सीजियम का कितना था 28.4 डिग्री सेल्सियस था। इस प्रकार से आप जो है यहाँ पर बी ऑप्शन को सही करेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में कितने प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं। ठीक है, देख सकते हैं कि मानव शरीर में कितने प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं। तो ऑप्शन 4 है, 3 है, 5 है और 2 है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि मानव शरीर में यहाँ पर देख सकते हैं कि 4 प्रकार के जो कि उत्तक यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों अगर हम बात करें उपकला उत्तक की, ठीक है, तो उपकला उत्तक शरीर के बाहरी सतह को ढकती है, जो कि आंतरिक अंगों और गुहाओं की परत बनाती है। ठीक है, और ग्रंथियाँ जैसे कि देख सकते त्वचा और आंतों के भीतर की जो परत का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार से अगर संयोजित उत्तक की बात करें हम, जैसे कि हड्डी हो गया, रक्त हो गया, वसा को सहारा देता है, बांधता है, उसकी रक्षा करता है। उसी प्रकार से मांसपेशी उत्तक की बात करें हम, तो गति और संकुचन को युग्म बनाता है, और उदाहरण के लिए कंकाल, हृदय, चिकनी और मांसपेशी। उसी प्रकार से अगर तंत्रिका उत्तक की बात करें हम, तो इसका देख सकते हैं कि तंत्रिका जो कि उत्तक जानकारी को संप्रेषित और संसाधित करता है, और जो कि न्यूरॉन और मस्तिष्क नसों में पाए जाने वाले जो कि कोशिकाओं जैसे तत्वों को मिलकर बना होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना कितना, तो 4 उत्तक। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों अब 40 नंबर क्वेश्चन को देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ बात हो रही एनोडाइजिंग की। ठीक है, आप इसको एनोडाइजिंग समझिएगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर बात, एनोडाइजिंग एक प्रक्रिया है जिसका उपयोग किसकी मोटी परत ऑक्साइड परत बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, देख सकते हैं तांबा का, एल्युमिनियम का, लोहा का और अमोनियम का। तो दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है कि एनोडाइजिंग एक प्रक्रिया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एल्युमिनियम का उपयोग करके यहाँ पर जो है मोटी ऑक्साइड परत बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और हम लोग देखते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 41 क्वेश्चन को देख सकते हैं कि एक प्रकार से डाइसैकेराइड की बातें हो रही है और एक प्रकार से संगठन की बातें हो रही है। ठीक है, तो इन्हें पूछा जा रहा है कौन सा जो कि सुमेलित है। ठीक है, तो बातें हो देखिए, तो अगर एक तरफ बात करें, सुक्रोज दिया हुआ है, माल्टोज दिया हुआ है, लैक्टोज दिया हुआ है, और इनमें से सही की बातें पूछी जा रही है। ठीक है, कि इनमें से कौन सा सही है। तो देख सकते हैं कि एक तरफ से ग्लूकोज है, ग्लूकोज है, और उसी प्रकार से ग्लूकोज और गैलेक्टोज है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करिए कौन सा सही है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ अगर बातें करें हम, देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बातें ग्लूकोज की बात, सुक्रोज की बात करें हम, तो सुक्रोज की देख सकते हैं ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का एक संगठक है, और माल्टोज की बात करें हम तो ग्लूकोज और ग्लूकोज का एक संगठक है, और लैक्टोज की बात करें तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज का संगठक है। इस प्रकार से यहाँ पर सभी सही बातें बताई जा रही। ठीक है, तो दोस्तों देख सकते हैं कि सुक्रोज की बात करें हम तो सुक्रोज एक प्रकार के डाइसैकेराइड है। ठीक है, देख सकते हैं। ठीक है, और जो कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से मिलकर बना होता है। अगर माल्टोज की बात करें हम तो ग्लूकोज का 2 यूनिट होते हैं, और गैलेक्टोज की बात करें हम तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज दोनों से मिलकर बना होता है। ठीक है, इस प्रकार से आप जो है सही ध्यान में रखेंगे। चलिए दोस्तों, और 42 नंबर क्वेश्चन को देख सकते हैं। बातें हो रही कि निम्नलिखित में से सबसे छोटी इकाई कौन सी है। ठीक है, तो माइक्रोन है, नैनोमीटर है, एंगस्ट्रम है या फर्मीमीटर है। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात है सबसे छोटी अगर बात की जा रही है कौन सी है, छोटी इकाई है, तो देख सकते हैं यहाँ पर कौन सा फर्मीमीटर है। ठीक है, फर्मीमीटर सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे। इसका क्या होता है 1:10⁵ मीटर होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखेंगे। दोस्तों अगर 1 माइक्रोन की बात करें हम तो कितना होता है 1 कितना होता है 1 कितना होता है 10⁻6 मीटर होता है। उसी प्रकार से अगर 1 नैनोमीटर की बात करें हम तो 1 कितना होता है 1/10/9 मीटर होता है। ठीक है, उसी प्रकार से अगर 1 एंगस्ट्रम की बात करें हम देख सकते हैं कि 1 कितना होता है 10 कितना होता है 10 मीटर होता है। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि कान का कौन सा भाग ध्वनि कंपन को तंत्रिका आवेगों में परिवर्तित करता है। ठीक है, तो कर्ण नलिका होती है, कर्ण पटल होता है, कोक्लिया होता है या फिर पिना होता है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर बातें हो रही ठीक है
कि कान का कौन सा भाग जो ध्वनि कंपन को तंत्रिका आवेगों को परिवर्तित करता है, तो कोक्लिया। ठीक है, कोक्लिया जो होता है, आप देख सकते हैं कि जो कोक्लिया आंतरिक कान में स्थित एक कुंडली के आकार की तरल से भरी हुई संरचना होती है और इसमें बॉल जैसी कोशिकाएं होती है जो कि ध्वनि कंपन को विद्युत संकेतों में बदल देती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। यहाँ पर अगर बात करें हम, ठीक है, तो पिन्ना की बात करें, पिन्ना आप देख सकते हैं, ठीक है, एक प्रकार से देख सकते हैं कि एक ऑरिकल यानी कि बाहरी कान का दिखाई देने वाला एक हिस्सा होता है जो कि इसका काम ध्वनि तरंगों को प्राप्त करना और कान के नली यानी कि ईयर कैनल की ओर निर्देशित करता है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्य पौधों में एंजाइम का प्राथमिक कार्य क्या होता है। ठीक है, सामान्य पौधों में एंजाइम का प्राथमिक कार्य क्या होता है। ठीक है, तो भोजन का परिवहन होता है, अमीनो एसिड का परिवहन होता है, जल का परिवहन होता है या ऑक्सीजन का परिवहन होता है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बातें हो रही, ठीक है, कि सामान्य पौधों में जाइलम का जो प्राथमिक कार्य जो होता है, एक प्रकार से देख सकते हैं जल का परिवहन करना। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किससे माना जाता है। ठीक है, तो अल्फ्रेड नोबल को, जोन्स जैकोब बर्जेलियस को, या फिर एंटोनी लावोइयर को, या फिर रॉबर्ट बंसन को। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, आधुनिक रसायन विज्ञान के जो जनक बोला जाता है एंटोनी लावोइयर को बोला जाता है। ठीक है, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो चलिए और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने दोस्तों पर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रोमेटोग्राफी तकनीकी का उपयोग किस लिए किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन है कि पदार्थों को उनके गलनांक बिंदु तक जमाने के लिए, या पदार्थों की रासायनिक संरचना निर्धारित करने के लिए, या रंगीन पदार्थों को शुष्क आसवन करने के लिए, या मिश्रण के घटकों को जो पृथक करने के लिए। ठीक है, तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बातें हो रही, ठीक है, क्रोमेटोग्राफी तकनीकी का जो प्रयोग किया जाता है किस लिए किया जाता है, तो देख सकते हैं कि मिश्रण के घटकों को पृथक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन का पादप उत्तकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो पादप उत्तकों के संबंध में बातें कही जा रही है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आप देख सकते हैं, ठीक है, कि अगर हम विकल्प एक की बात करें हम, तो देख सकते हैं, ठीक है, तो दोस्तों पर 48 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि पादप उत्तकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो देख सकते हैं तो कौन सा कथन सही है, यहाँ पर बातें बताई जा रही है। तो दोस्तों डायरेक्ट ऑप्शन की बात करें हम, तो देख सकते हैं कि कोलेन काइमा एक जीवित उत्तक है जो कि पौधों के विभिन्न भागों की नियंत्रित सहायता करता है और लचीलापन प्रदान करता है। ठीक है, तो यही बातें जो है इसके बारे में सही बातें कही जा रही है। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम ऑप्शन ए की बात करें हम, तो ऑप्शन ए में जो बातें कही जा रही है कि कोलोनेकाइमा एक मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण का होता है, ना कि लचीलापन प्रदान करता है। ठीक है, और पौधों में लचीलापन प्रदान करने के कार्य कोलोकाइमा उत्तक करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कोलोकाइमा के बारे में ध्यान रखेंगे। दोस्तों पर 49 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, जब कपूर, नेफ्थलीन और सूखी बर्फ जैसे पदार्थ हवा में खुले रहने पर धीरे धीरे गायब हो जाते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ठीक है, तो ऊर्ध्वपातन कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं, या विस्तरण कहते हैं, या फिर संग्रहण कहते हैं। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बातें हो रही है कि जब कपूर और नेफ्थलीन सूखी बर्फ जैसे पदार्थ हवा में खुले रहने पर धीरे धीरे गायब हो जाते हैं तो इस प्रक्रिया को हम क्या करते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ बातें हो रही, ठीक है, कि ऊर्ध्वपातन की, तो आप जैसे वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई पदार्थ द्रव अवस्था से सीधे गुजरे ही बिना ठोस अवस्था में गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देख सकते नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिकथन की बातें हो रही है कि जलीय जो कि सजातीय मिश्रण संरचना या संगठन में एक समान होते हैं, या फिर कारण बताया जा रहा है कि विषम मिश्रण में अलग अलग पदार्थ होते हैं जो कि उनकी संरचना एक समान होती है। ठीक है, तो आपको इसमें सही बातें कही जा रही, कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पर बताने के प्रयास करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि सजातीय की बात करें हम, तो सजातीय मिश्रण संरचना का संगठन में एक समान होते हैं और विषम मिश्रण में अलग अलग पदार्थ होते हैं जो कि उनकी संरचना एक समान नहीं होती है। तो दोस्तों यहाँ पर एक और आर दोनों सही है, लेकिन अगर देख सकते हैं कि आर जो है एक का स्पष्टीकरण नहीं करता है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है।
दोस्तों अगर विषमांगी मिश्रण में देखा जाए तो ऐसे घटे होते हैं जो समान रूप से वितरित नहीं होते हैं और उन्हें आसानी से देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए दे सकते हैं कि सलाद एक विषमांगी मिश्रण है क्योंकि इसके अलग अलग तत्व जैसे कि लेटिस हो, टमाटर हो और गाजर अलग अलग रहते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। दोस्तों अगर सजातीय की बात करें हम तो मिश्रणों पूरे पदार्थ एक ही संरचना में होती है और उदाहरण के लिए जब नमक को पानी में घोला जाता है तो यह समान रूप से वितरित हो जाते हैं। ठीक है, जिसमें कि सजातीय मिश्रण होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि सूरजमुखी का तेल को अच्छी गुणवत्ता वाला खाद्य तेल माना जाता है और कारण है कि इसमें असंतृप्त वसीय अम्ल अधिक मात्रा में होते हैं। ठीक है, तो आपको सही उत्तर इसमें बताना है, तो आप इसको बताने का प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ अगर बातें करें हम, ठीक है, तो देख सकते हैं, ठीक है, कि अगर हम सूरजमुखी के तेल को अच्छी गुणवत्ता वाला खाद्य तेल माना जाता है, बिल्कुल सही है, और इसमें असंतृप्त वसीय अम्ल की अधिक मात्रा होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से कथन और कारण दोनों है, यहाँ पर बिल्कुल सही बातें कही गई है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ ध्यान में रखना है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर अगर असंतृप्त अगर वसा की बात करें हम तो सूरजमुखी का तेल हो गया, जैतून का तेल हो गया, नट्स हो गया, बीजों में पाया जाता है। ठीक है, जबकि कमरे के तापमान पर यह तरल होता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से संतृप्त वसा की बात करें हम तो मक्खन, घी, लाल मांस में पाया जाता है और कमरे के तापमान पर ठोस रूप में यह पाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ध्यान में आपको रखनी है। दोस्तों देख सकते हैं कि 52 नंबर क्वेश्चन है कि मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग मुख्य रूप से शरीर के तापमान और जल संतुलन सहित होम्योस्टेसिस को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो ऑप्शन है कि सेरेब्रम है, सेरिबैलम है, मेडुला ऑब्लिगेटा है या फिर हाइपोथैलेमस है। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हाइपोथैलेमस की बात करें हैं तो मानव मस्तिष्क का एक ऐसा भाग है जो शरीर के तापमान और जल के संतुलन सहित होम्योस्टेसिस को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो दोस्तों अगर हाइपोथैलेमस अग्र मस्तिष्क का एक हिस्सा जो शरीर के तापमान को नियंत्रित रखने का कार्य करता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। और यह शरीर के तापमान हो, भूख, प्यास, नींद, यह पिट्यूटरी ग्रंथि से हार्मोन की रिहाई को नियंत्रित एवं होम्योस्टेसिस को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो इन सारे बातों को आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों देख सकते नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो पानी में चीनी का घुलना, दूध का खट्टा होना, मोम का पिघलना या पानी में नमक का घुलना। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बातें हो रही, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। तो पानी में चीनी का घुलना, दूध का खट्टा होना, मोम का पिघलना या पानी में नमक का घुलना। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ अगर बातें करें हम बी ऑप्शन के दूध का जो खट्टा होना एक प्रकार का रासायनिक उदाहरण है, इसे आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो दोस्तों रासायनिक उदाहरण कहने का मतलब ऐसे परिवर्तन जो पूरी तरीके से नए पदार्थ जो उत्पन्न करते हैं। ठीक है, हालांकि कुछ रासायनिक जो अभिक्रियाएं जो कि परिवर्तित भी हो सकती है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर दूध का खट्टा होना एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों पर 54 नंबर क्वेश्चन को देख सकते हैं। ठीक है, कि मानव किडनी की जो बातें हो रही है, मानव किडनी की कार्य प्रणाली के बारे में आपको कथन बताने के यार सही है। ठीक है, कौन से सही है। तो देख सकते हैं डायरेक्टली अगर ऑप्शन की बात करें हम तो यहाँ अगर बात करें हम, ठीक है, तो मानव किडनी के द्वारा अवशिष्ट देख सकते हैं कि मानव किडनी के द्वारा अवशिष्ट को बाहर निकालने के बाद शुद्ध रक्त धमनी के माध्यम से शरीर में वापस ले जाती है। बिल्कुल सही बातें कही जा रही है। उसी प्रकार से बोमन कैप्सूस में निस्पंदन वृक्क नलिकाओं से होकर गुजरता है, जहां अधिकांश ग्लूकोज रक्त में पुनः अवशोषित हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि बी ऑप्शन में एक और दोनों यहाँ पर सही है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ देख नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्राहम के विसरण के नियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बातें हो रही, ठीक है, ग्राहम के विसरण के नियम के बारे में कहा जा रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, ठीक है, कि ऑप्शन है, ठीक है, डायरेक्टली अगर ऑप्शन का हम देखा जाए तो देख सकते हैं कि सी की बात करें तो किसी गैस का विसरण की दर उसके मोलर द्रव्यमान के वर्गमूल के व्यतिक्रमानुपात होता है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि ग्राहम का नियम एक जो कि प्रयोगात्मक रूप से देखा गया संबंध है, जो कि यह बताता है कि जिस दर पर दो गैसों का प्रसार होता है या निकलता है उनके मोलर द्रव्यमान के वर्गमूल के व्यतिक्रमानुपात होता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में आपको रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि 56 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा संरचना लसिका तंत्र का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो प्लीहा है, थाइमस है, किडनी है और टॉन्सिल है। तो आप इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे।
तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बातें हो रही, ठीक है, कि किडनी की बात करें हम तो किडनी एक प्रकार के देखा जाए तो लसिका तंत्र का हिस्सा नहीं है, बल्कि प्लीहा है, थाइमस है और जो कि टॉन्सिल है, ठीक है, ये सभी है, ठीक है। इस प्रकार से ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगर हम प्लीहा की बात करें हम तो प्लीहा को देखा जाए तो रक्त को फिल्टर करता है और पुरानी जो कि लाल रक्त कोशिकाओं को हटाता है और संक्रमण से लड़ने में मदद करता है। उसी प्रकार से अगर थाइमस की बात करें हम तो वह स्थान है जहाँ पर जो कि टी कोशिकाएं यानी लिम्फोसाइट एक प्रकार के परिकृत होती है। उसी प्रकार से टॉन्सिल की बात करें हम तो मुंह या नाक के जरिए प्रवेश करने वाले रोग जनकों को फंसाते हैं और प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाओं को सक्रिय बनाती है, ठीक है। इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। देख सकते हैं 57 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका प्रतिरक्षा प्रणाली में एंटीबॉडी के उत्पादन के लिए जिम्मेदार होती है, ठीक है। ऑप्शन है कि टी लिम्फोसाइट होती है, बी लिम्फोसाइट होती है, या सी मैक्रोफेज होती है, फिर न्यूट्रोफिल होती है। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं बातें हो रही, ठीक है, कि कोशिका प्रतिरक्षा प्रणाली में एंटीबॉडी के उत्पादन के लिए कौन जिम्मेदार होता है। तो देख सकते हैं कि बी लिम्फोसाइट, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों बी लिम्फोसाइट जो कि देख सकते हैं कि विशेष श्वेत रक्त कणिकाओं जो कि प्लाज्मा कोशिकाओं में परिवर्तित होकर एंटीजन के प्रति प्रतिक्रिया करती है और ये प्लाज्मा जो कोशिकाएं फिर एंटीबॉडी का उत्पादन करती है जो कि विशेष रूप से उस एंटीजन को लक्षित करती है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगर हम बात करें टी लिम्फोसाइट की अगर बात करें हम तो देख सकते हैं कि टी लिम्फोसाइट जो कि टी कोशिकाएं प्रतिरक्षा प्रणाली के माध्यम से भूमिका निभाती हैं, लेकिन वे एंटीबॉडी नहीं होती है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है दोस्तों। अगर माइक्रोफेज की बात करें हम तो जैसे माइक्रोफेज जो कि फाइगोस्टिक कोशिकाएं हैं जो रोग जनकों से निकलती है और नष्ट कर देती है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगर न्यूट्रोफिल की बात करें हम तो एक प्रकार का देखा जाए श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं जो कि मुख्य रूप से फैगोसाइटोसिस के माध्यम से जीवाणु संक्रमण से लड़ने और रोगाणुरोधी माध्यम से मुक्त करने में शामिल होती है, ठीक है। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है दोस्तों। पर देख सकते हैं 58 नंबर क्वेश्चन है कि किसी नमूने यानी सैंपल में विशिष्ट एंटीजन या एंटीबॉडी की उपस्थिति का पता लगाने के लिए आमतौर पर किस तकनीकी का उपयोग किया जाता है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बातें हो रही किस नमूने में, तो आप देख सकते हैं, ठीक है, कि एलिसा अगर परीक्षण की बात करें तो एलिसा परीक्षण एक नमूने में जो विशिष्ट एंटीजन और एंटीबॉडी की उपस्थिति का पता लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, कि एंजाइम जो कि देख सकते हैं कि एलिसा जो कि इसी के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि नींद के दौरान तेज रोशनी की अवांछनीय होती है, अभिकथन है, और कारण की बात करें तेज रोशनी रेटिना में रोडोप्सिन की गतिविधि को बढ़ाती है, ठीक है। तो इसमें सही बातें कही जा रही, कौन सा सही है, तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ अगर बातें करें हम, ठीक है, तो देख सकते हैं अगर बी ऑप्शन की बात करें हम तो यहाँ पर एक और आर दोनों सही है, लेकिन ए आर का व्याख्या नहीं करता है। इस बात को ध्यान रखेंगे कि नींद के दौरान तेज रोशनी जो कि रेटिना के जो कि प्राची एस्मेटिक न्यूक्लियस जो कि एस्टिन के सिग्नल भेजकर मेटाटोनिन उत्पादन को कम करती है और जो कि सर्कैडियन लय को बिगाड़ता है, ठीक है, और नींद की गुणवत्ता को कम करता है, ठीक है। उसी प्रकार से रोड कोशिकाओं में पाया जाने वाला रोडोप्सिन प्रकाश के द्वारा सक्रिय होती है और कम रोशनी में देखने में मदद करती है, लेकिन अगर मेटाटोनिन या नींद को प्रभावित नहीं करती है, देखने में रोडोप्सिन की भूमिका जो कि पिनियल ग्रंथि या नींद के चक्रों को प्रभावित नहीं करती है, ठीक है। इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। पर देख सकते हैं कि 60 नंबर क्वेश्चन है कि एक आणविक यौगिक का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, ठीक है। तो देख सकते हैं कि परमाणुओं के न्यूट्रॉनों की संख्या से या शामिल आयनों पर आवेश से या प्रत्येक तत्व की संयोजकता से या द्रव्यमान संरक्षण का नियम से। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों अगर हम देख सकते हैं, ठीक है, कि 60 नंबर देख सकते हैं कि प्रत्येक तत्व की संयोजकता की बात करें तो इसके माध्यम से एक आणविक जो कि यौगिक का रासायनिक सूत्र निर्धारित किया जाता है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एथेरोस्क्लेरोसिस शब्द से क्या तात्पर्य, ठीक है। एथेरो जो कि क्लेरोसिस शब्द से क्या तात्पर्य है, धमनियों में प्लांक का जमाव से या नसों में प्लांक का जमाव से या फेफड़ों में ब्लॉकेज से या रक्त शर्करा का उच्च स्तर से। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे।
तो देखिए दोस्तों, अगर एस्केलेरोसिस की बात करें हम, तो इसका संबंध जो है धमनियों में प्लांक का जमाव से इसका संबंध है। और ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें कि वसा, कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम और अन्य पदार्थों से निर्मित जो कि प्लांक धमनियों की दीवारों में जम जाता है, और यह प्लांक धमनियों को सकरा और सख्त कर देता है, जिसमें कि रक्त प्रवाह सीमित हो जाते हैं और दिल का दौरा, स्ट्रोक जैसे गंभीर स्वास्थ्य जो समस्याओं को खतरा बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहरा यानी कि फोग किस प्रकार के कुलाइड तंत्र को दर्शाता है। ठीक है, तो ऑप्शन है कि गैसों में द्रव के, तरल में गैस के, गैसों में ठोस के या तरल में द्रव के। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं कि फोग यानी कोहरा की बात करें हम, तो देख सकते हैं कि गैस में द्रव का एक कुलाइड तंत्र को दर्शाता है। ठीक है, इससे आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि वृक्षों में वार्षिक जो वृद्धि वलय यानी कि एनुअल ग्रोथ जो रिंग्स के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है। देख सकते हैं कि डेंड्रोक्रोनोलॉजी या साइटोलॉजी, ऑक्सीटियोलॉजी या फिर मार्फोलॉजी। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बातें हो रही, ठीक है, कि वृक्षों के वार्षिक वृद्धि जो वलय को वैज्ञानिक अध्ययन में क्या कहा जाता है। तो देख सकते हैं कि डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो डेंड्रोक्रोनोलॉजी दोस्तों वृक्षों के तनों, विशेष रूप से काष्ठीय पौधों के अनुप्रस्थ कांटों में पाए जाने वाले वार्षिक वृद्धि वलय का वैज्ञानिक अध्ययन है। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान रखना है। दोस्तों अगर हम साइटोलॉजी की बात करें, हम देख सकते हैं कि साइटोलॉजी की बात करें हम, तो साइटोलॉजी के अंतर्गत में यह कोशिकाओं, उनकी संरचना और कार्यों का अध्ययन की बातें कही जाती है। और उसी प्रकार से अगर ऑस्टियोलॉजी की बात करें हम, देख सकते हैं तो इसके अंतर्गत में यह मुख्य रूप से जानवरों में हड्डियों का अध्ययन से संबंधित है। उसी प्रकार से अगर मार्फोलॉजी की बात करें हम, तो यह जीवों के रूप में संरचना जैसे कि पौधों के आकार या अंग संरचना का अध्ययन है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है आपको। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं निम्नलिखित विवरणों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर घूमते हैं, या परमाणुओं के आकार की तुलना में नाभिक का आकार बहुत छोटा होता है, या उपयुक्त विवरण में से परमाणु मॉडल से संबंधित किससे संबंधित है, आप यह बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बातें हो रही, ठीक है, तो देख सकते हैं कि अनरेस्ट अगर अल्फोर्ड की बात करें हम, तो इनके जो विवरण जो भी दिए गए हैं तो परमाणु मॉडल से, जो कि अंतरिक्ष के परमाणु मॉडल से संबंधित है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो दोस्तों देख सकते हैं कि रदरफोर्ड की अगर बात करें हम, तो रदरफोर्ड के परमाणु का नाभिकीय मॉडल का प्रस्तुत किया, जिसमें कि निम्नलिखित विशेषताएं दे सकते हैं कि परमाणु में एक जो कि धनात्मक आवेशित केंद्र होता है जिसके नाभिक कहते हैं, और परमाणु का लगभग पूरा द्रव्यमान नाभिक में होता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों इलेक्ट्रॉन की बात करें हम, तो देख सकते हैं नाभिक के चारों और वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं, और परमाणु के आकार की तुलना में नाभिक का आकार बहुत छोटा होता है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों यहाँ पर एक तरफ से रोग दिए गए हैं, दूसरी तरफ से कारक दिए गए हैं, रोगजनक बताया जा रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जो तपेदित बातें कही जा रही है, मलेरिया है, इन्फ्लुएंजा है, दाद है, और इसी प्रकार से रोगजनक जैसे कि प्रोटोजोआ हो गया, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, कवक हो गया। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों अगर हम तपेदित की बात करें हम, तो जो कि आप देख सकते हैं कि तपेदित जो होता है माइक्रोबैक्टीरियम, जो कि ट्यूबरक्लोसिस एक बैक्टीरिया के कारण है। ठीक है, तो यहाँ पर आप यहाँ पर बैक्टीरिया लगा लेंगे। उसी प्रकार से मलेरिया की बात करें हम, तो प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ के कारण होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर प्रोटोजोआ लगा लेंगे। उसी प्रकार से अगर इन्फ्लुएंजा की बात करें हम, तो एक प्रकार के इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होता है, तो इस प्रकार से आप जो है वायरस लगा लेंगे। और दांत की बात करें तो कवक के माध्यम से होता है। ठीक है, फंगल यानी कि जो कि होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है आंसर लगाने के प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं 66 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी संरचना सभी विषाणुओं में अनुपस्थिति होती है और उन्हें स्वतंत्र रूप से प्रोटीन संश्लेषण करने से रोकती है। ठीक है, तो देख सकते हैं ऑप्शन न्यूक्लिक एसिड है, एनवेलोप है, राइबोसोम है, या फिर कैप्सोमी है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बातें हो रही है, ठीक है, ऑप्शन सी की। ठीक है, देख सकते हैं कि सभी विषाणुओं में अनुपस्थिति होती है जो कि स्वतंत्र रूप से मोटे से प्रोटीन संश्लेषण करने से रोकती है। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों हम देख सकते हैं 68 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे संगमरमर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन है CaCO3, CaOCl2, या फिर KOH या CaOH2। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए
तो दोस्तों अगर ऑप्शन ए की बात करें हम तो संगमरमर के नाम से जानते हैं, CaSO3 को संगमरमर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो देख सकते हैं कि संगमरमर एक क्रिस्टलीय दानेदार चट्टान है जो कि ज़्यादातर केलासाइट से बनी होती है, यानी कि CaSO3 से बनी होती है, जो कि सजावटी उद्देश्यों के लिए इसे अत्यधिक महत्व दिया जाता है। ठीक है, और देख सकते हैं इसका निर्माण तब होता है जब चूना पत्थर और डोलोमाइट कायांतरण की प्रक्रिया से गुजरते हैं। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवित जीवों की मूल इकाइयों का वर्णन करते हुए कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, और उन्होंने यह खोजा कि वे क्या प्रयोग कर रहे थे। ठीक है, तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर रॉबर्ट हुक की बातें हो रही। ठीक है, रॉबर्ट हुक जो कि माइक्रोस्कोप के नीचे कोर का निरीक्षण करते हुए, ठीक है, आप देख सकते कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। ठीक है, तो इसकी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा जो कि होम्योस्टेसिस में नकारात्मक फीडबैक का उदाहरण है। ठीक है, देख सकते हैं कि प्रसव के दौरान गर्भाशय का संकुचन, खाने के बाद रक्त का शर्करा में वृद्धि या उच्च रक्त शर्करा की प्रतिक्रिया में इंसुलिन का स्राव, या पेट में भोजन की प्रतिक्रिया में पाचन एंजाइमों का स्राव। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो बातें हो रही है, ठीक है, कि होम्योस्टेसिस जो नकारात्मक फीडबैक के उदाहरण की बात करें हम, तो देख सकते हैं कि रक्त जो कि उच्च रक्त शर्करा की प्रतिक्रिया में इंसुलिन का स्राव की बातें कही जा रही है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 71 नंबर क्वेश्चन से आप बातें हो रही। ठीक है, कि आयोडीन जो कि वैल्यू शब्द से क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि आयोडीन वैल्यू शब्द से क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो आप डायरेक्टली ऑप्शन के माध्यम से देख सकते हैं। तो ऑप्शन ए की बात करें तो यह तेल, वसा और मोम में असंतुलितता की मात्रा को मापने की एक तरीका है, जिसमें कि 100 ग्राम तेल, वसा या मोम द्वारा अवशोषित किए गए आयोडीन जो कि मात्रा को मापी जाती है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमतौर पर सूचक के रूप में उपयोग किया जाने वाला लिटमस घोल निम्नलिखित में किससे प्राप्त होता है। ठीक है, तो कवक से, शैवाल से, काई से या लाइकन से। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों आमतौर पर सूचक के रूप में उपयोग किए जाने वाला लिटमस का जो घोल है, यहाँ देख सकते हैं किससे, तो लाइकन से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो कि अधातुओं की विद्युत चालकता की सही व्याख्या करता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, और डायरेक्टली और ऑप्शंस की बात करें हम तो देख सकते हैं कि कुछ अधातुएं जो कि अपनी संरचना में मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण से विद्युत का चालन कर सकती है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख सकते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से विचार कीजिए कि माइटोकॉन्ड्रिया जो कि एटीपी का उत्पादन करता है, या क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण के लिए, या लाइसोसोम पाचन के लिए। ठीक है, तो इनमें से कौन सा सही है आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो चलिए, तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, बातें हो रही। ठीक है, अगर हम देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का उत्पादन करते हैं, बिल्कुल सही है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आप देख सकते हैं क्लोरोप्लास्ट के, और लाइसोसोम का पाचन की बात करें हम तो पाचन की। ठीक है, तो बिल्कुल अगर यहाँ देखा तो 1 2 3 यहाँ पर तीनों सही है। ठीक है, तो दोस्तों यही बातें कही जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया की बात किया जाए तो कोशिका में ऊर्जा उत्पादन का केंद्र है, जहाँ से कोशिकीय श्वसन के माध्यम से एटीपी का निर्माण होता है। ठीक है, उसी प्रकार से देख सकते हैं क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो प्रकाश ट्रांसलेशन को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करके प्रकाश ट्रांसलेशन करते हैं। उसी प्रकार से अगर देखा जाए लाइसोसोम की बात करें हम तो कोशिका के भीतर देख सकते हैं कि पाचन संबंधी अवशिष्ट पदार्थों को विघटित करते हैं। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जानवर के शरीर में श्वेत रक्त कोशिकाएं WBC नहीं होती। ठीक है, तो केचुआ में, मानव में, मछली में, या फिर हाइड्रा में। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बातें हो रही। ठीक है, आप देख सकते हैं कि हाइड्रा की बात करें हम तो हाइड्रा में किसी प्रकार के जो कि यहाँ पर WBC नहीं पाया जाता। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान रखेंगे कि हाइड्रा एक प्रकार के सरल बहुकोशिकीय अकशेरुकी है जो कि निडेरिया संघ से संबंधित है, और इसकी देख सकते हैं कि शारीरिक संरचना बहुत साधारण है, और इसमें रक्त में WBC सहित परिसंचरण तंत्र का अभाव होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों यहाँ पर अभी तक हम लोग टोटल 75 क्वेश्चन को कर चुके हैं, और इसमें और 75 क्वेश्चन हैं।
तो मैं इसका अगले वीडियो में मैं लेकर आऊँगा। तब तक के लिए आप इससे बार बार प्रैक्टिस करें और इस वीडियो को बार बार देखें, ठीक है। और इसे जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं आपके लिए उतना ज़्यादा जो एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे, ठीक है। तो चलिए क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं और फिर अगले वीडियो में इसको हम पूरे कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।